अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,000 के पास जा चुकी है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि कोरोना वायरस को हराकर ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़कर 1707 हो गई है, जो कि बहुत बड़ी राहत की खबर है कि कोरोना वायरस का मतलब मौत नहीं है। कोरोना वायरस से आप ठीक भी हो सकते हैं और ये 1707 लोग जो कोरोना वायरस को हराकर लौटे हैं, एक बहुत बड़ी आशा भरी खबर है ये सभी देशवासियों के लिए। उधर अगर हम बात करें जो कोरोना वायरस से अगर देश में अब तक कितनी मौतें हुई हैं, तो आधिकारिक आंकड़ा 452 का है, लेकिन इस तरीके की खबरें हैं कि 457 ये संख्या हो गई है, क्योंकि जो आधिकारिक आंकड़ा आया था उसके बाद भी कुछ राज्यों में मौतों की खबर आई है। और अगर हम बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4 मौतें हुई हैं। टोटल आंकड़ा 38 का हो चुका है। महाराष्ट्र में जो 197 का आंकड़ा आ रहा है। फिलहाल अगर देखें तो इंदौर में, खासतौर पे मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी कही जाने वाली इंदौर में इस समय हालात खराब हैं। वहां पर अब बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। कांग्रेस कह रही है कि अब बीजेपी सरकार संभाल नहीं पा रही है मामले को। बीजेपी कह रही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने हालात को संभाला नहीं और उनकी अनदेखी के कारण ही आज ये इस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं। खैर, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से निकालकर आपको लिए चलते हैं हम एक बहुत बड़ी खबर की तरफ। और बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिखी है। इस महत्वपूर्ण चिट्ठी में साफ लिखा है कि जो तबलीगी जमात है और रोहिंग्या मुसलमान, इनके रिश्तों की जांच की जाए। और तबलीगी जमात का जो धार्मिक आयोजन हुआ था निजामुद्दीन में, उसमें भी रोहिंग्या मुसलमान शामिल हुए थे। और ये जब जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे तो उसके बाद से अपने कैंपों में अधिकांश राज्यों में लौटे नहीं हैं। और इसीलिए इनकी कोरोना वायरस की जांच करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर, जैसा कि सबको पता है कि जो मरकज का जो कार्यक्रम था, एक बड़ा आयोजन हुआ था, उसमें 9 से 10,000 लोग ऐसा बताया जाता है कि उसमें शामिल हुए थे। अधिकांश लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। तो उनके साथ अगर रोहिंग्या मुसलमान भी थे तो जाहिर सी बात है कि उनमें भी संदिग्ध हो सकते हैं, उनमें भी संक्रमित हो सकते हैं, तो उनकी भी जांच की जाने की जरूरत है। और अभी वो कैंपों में नहीं लौटे हैं तो न जाने कहाँ छिपकर कोरोना फैला रहे होंगे, उनको भी सामने आना चाहिए। इस तरीके की जो बातें हैं इस चिट्ठी में लिखी गई हैं। बोला गया है, साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि आप इनको ढूंढिए, इनको जांच कराइए, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। अब देखना होगा कि जो राज्यों की इस जांच परख में क्या चीजें और उभर कर आती हैं। और हम आपको बता दें कि ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये ऐसी रिपोर्टें हैं कि ये तबलीगी जमात का जो कार्यक्रम था निजामुद्दीन में, उसमें तो शामिल हुए ही थे। इससे पहले भी जो मरकज के कई सारे कार्यक्रमों में अन्य अलग अलग राज्यों में शामिल होते रहे हैं। तो और खासतौर पर हैदराबाद में एक कार्यक्रम बताया गया है कि उसमें भी हुआ था, तो वहां पर भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान गए थे। अब ये जो रोहिंग्या और तबलीगी जमात का जो एक ये नया कनेक्शन आया है, इसने सभी को चौंका दिया है, सभी को सतर्क कर दिया है। उधर हम बात करें, आपने देखा होगा एक चीज कि ऐसे बहुत सारे अवसर आए हैं जब देश की अदालतें आधी रात को खुली हैं। इसका संदेश साफ होता है कि हमारे यहाँ न्याय सबको मिलता है, चाहे उसको मृत्युदंड की सजा क्यों ना सुना दी गई हो। न्याय का जो हर अवसर सबके लिए उपलब्ध है और इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। और यही भारत की जो न्यायपालिका है उसकी खूबसूरती भी है। लेकिन अधिकांश समय जब भी न्यायालय आधी रात को खुले हैं, वकीलों ने ऐसे लोगों की अर्जियां लगाई हैं जो कि बहुत ज़्यादा संगीन अपराधों में और देश के खिलाफ अपराधों में संलिप्त थे। और ऐसे भी बहुत सारे हैं जो कि महिलाओं के साथ व्यभिचार जैसे अपराधों में संलिप्त थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आधी रात को अदालत खुली। मामला क्या है वो आपको बता दिए देते हैं। आपने देखा होगा कि बुधवार को मुरादाबाद में नवाबपुरा इलाके में जब मेडिकल टीम गई थी, वहां पर कोरोना वायरस से किसी की मृत्यु हो गई थी। और उस इलाके में ये वायरस ना फैले, कुछ लोगों को अगर क्वारंटीन करना पड़े तो उनको लेकर जहां पर आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं वहां पे ले जाया जाए, उसके लिए मेडिकल टीम गई थी। लेकिन मेडिकल टीम पर हुआ था पथराव, छतों से पथराव हुआ था, महिलाओं ने पथराव किया था, पुरुषों ने पथराव किया था और पुलिस के साथ भी बदतमीजी की गई थी। योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कड़ा कदम उठाया, सख्ती की और 17 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 7 महिलाएं भी थी। और बहुत एकदम त्वरित एक्शन के तहत इन सबको लेकर वहां पर जब पुलिस थाने लेके आए, और पुलिस थाने जब लेकर आते हैं किसी को तो अदालत में प्रस्तुत करना होता है।
जो रात को बताया जा रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट के घर पर रात को 3 बजे अदालत लगी। इन सबको वहां पर पेश किया गया जज के सामने, और जज के सामने पेश किया गया, उसके बाद न्यायिक हिरासत में इनको भेज दिया गया और 5 बजे तक ये लोग जेल में थे। आप देखिए कि जो उन्होंने मेडिकल टीम पर, हमारे कोरोना योद्धाओं पर पथराव किया, उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके खिलाफ योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया। ऐसा किसी अन्य राज्य में देखने को नहीं मिला है। इतना बड़ा एक्शन लिया है और इससे कोरोना योद्धाओं को एक संबल मिलेगा कि सरकारें आपके साथ खड़ी हैं मजबूती से। आप अपने जो देश सेवा के काम में लगे हैं उसमें लगे रहिए बिल्कुल निसंकोच होकर। और जो त्वरित एक्शन की बात हम कर रहे थे योगी सरकार की, तो वो 3 बजे तक जज के सामने और 5 बजे तक जेल की सलाखों के पीछे थे। हालांकि जेल की सलाखों में भी उनको क्वारंटाइन किया गया है, ऐसा बताया गया है, क्योंकि ये लोग उस इलाके से आए हैं जहां पर लोग संक्रमित हैं और वो इलाका भी हॉटस्पॉट घोषित कर रखा है सरकार ने। योगी आदित्यनाथ की सरकार आज विवादों में भी आई। दरअसल मामला था कोटा में जो छात्र पढ़ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं कोटा के कोचिंग सेंटरों में, उनके लिए 200 बसें भेज दी गई। आगरा से कोटा गई बसें और छात्रों को ले आई ताकि उनको उनके जहां पर भी वो रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहां छोड़ा जा सके। तो लॉकडाउन के नियमों का इसको उल्लंघन माना गया। विपक्ष का भी आरोप है कि ये क्यों सिर्फ जो अमीरों के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं उनको सुविधा दी गई, जो गरीब मजदूर जो पैदल सैकड़ों किलोमीटर चल रहे हैं उनके लिए आप कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। उनको आप कह रहे हैं कि आपके लिए जिले की सीमाएं सील हैं, लेकिन अमीरों के बच्चों के लिए आपने बसें भेज दी। इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ है, लेकिन बच्चे बहुत खुश थे। वो कहते कि उनको हॉस्टल में क्योंकि सही से खाना नहीं मिल रहा था और जहां भी जिस अवस्था में रह रहे थे वो रहने लायक रह नहीं गई थी, वहां पर अवस्थाएं घर की उनको याद आ रही थी। बच्चे बहुत खुश थे। सरकार पर जो आरोप लगे हैं उस पर एक गंभीर कटाक्ष किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उन्होंने कहा कि इससे बचा जाना चाहिए था, ये गलत फैसला था। हालांकि इसकी तरफ से इस पर बीजेपी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और मामला यही लगता है कि शायद रुक जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला करने का मौका कुछ दलों को मिल गया है। फिलहाल अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में तो हालात बहुत बिगड़ गए हैं। अभी का आंकड़ा यह है कि वहां पर 35,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राज्यों को यह अधिकार दे दिए हैं कि आप चाहें तो लॉकडाउन को खोल दें। तो दर्शाता है कि अमेरिका शायद अभी भी जो अपनी आर्थिक स्थिति है शायद उसको आगे रख रहा है, इसलिए शायद उसको ये दिन भी देखने पड़ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पिछले एक सप्ताह में 6.2 दिन में देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या दोगुनी हुई, जबकि देश भर में लॉकडाउन लागू किए जाने से पहले यह दर 3 गुनी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोविड-19 की स्थिति पर ताज़ा जानकारी के बारे में अपनी दैनिक मीडिया ब्रीफिंग में दावा किया कि कोरोना वायरस संक्रमण से सही होने वाले और संक्रमण से मौत की संख्या के अनुपात के मामले में भारत अन्य कई देशों से बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, अगर भारत में 80% रोगी सही हो रहे हैं और 20% मामलों में मौत की बात पता चल रही है, तो मानकों के अनुसार भारत इस अनुपात के मामले में अन्य कई देशों से थोड़ा बेहतर कर रहा है। अग्रवाल ने कहा, लॉकडाउन के पहले कोरोना वायरस के मामलों के दोगुने होने की दर 3 दिन थी। पिछले 7 दिन के मामलों को देखें तो मामलों की संख्या दोगुनी होने की दर 6.2 हो गई है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मामले दोगुने होने की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इस बीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी निजी स्कूलों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान सालाना स्कूल फीस वृद्धि और 3 महीने की फीस एक साथ लेने के निर्णय पर पुनर्विचार करें। केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश के विभिन्न हिस्सों में अभिभावकों द्वारा बंदी के दौरान कई स्कूलों द्वारा फीस में वृद्धि और 3 महीने की फीस एक साथ देने की मांग पर चिंता व्यक्त की जा रही है। निशंक ने कहा, इस वैश्विक आपदा के समय मेरा सभी स्कूलों से निवेदन है कि सालाना स्कूल फीस वृद्धि और 3 महीने की फीस एक साथ नहीं लेने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। उधर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से पीटीआई की एक खबर आई है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने अगले 6 महीने तक मुफ्त में राशन बांटने की योजना शुरू की है, जिसके बाद पुरुलिया जिले के झालद ब्लॉक में पैसे के बदले कई लोगों द्वारा राशन कार्ड को गिरवी रखने की घटना सामने आई है। जिलाधिकारियों ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही उचित कार्रवाई की गई और सभी राशन कार्ड उनके असली मालिकों को लौटाए गए। उन्होंने बताया कि झालदा ब्लॉक 1 के जुमातुर इलाके में दिहाड़ी मजदूरों ने 5 से 30,000 रुपये के बदले में साहूकारों के पास अपने राशन कार्ड गिरवी रखे थे। ऐसा इस इलाके में लंबे समय से किया जा रहा था। 20 से अधिक परिवारों के राशन कार्ड साहूकारों के पास मिले। अब लॉकडाउन की इस अवधि में लोग किस तरह से अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, इसके लिए आपको ले चलते हैं तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में जो वहाँ के पंचायत के प्रमुख हैं, उन्होंने अपने परिवार पर अपने जो कर्तव्य है
उसको वरीयता दी है। मामला हमने जैसा बताया कि संगारेड्डी जिले का है। वहाँ के सरपंच को जब यह पता चला कि उनकी माताजी जो कि लॉकडाउन में किसी और जिले में फंसी हुई थी अपने रिश्तेदार के वहाँ पर, जब वो उस जिले में संगारेड्डी जिले में आ रही थी, तो जब पंचायत प्रमुख को ये पता चला तो वहाँ पर वो गए और अपनी माताजी को समझाया कि हम आपको अभी आने की अनुमति नहीं दे सकते, अभी लॉकडाउन है, आप जहाँ थी वहीं रहिए, वहीं सुरक्षित रहिए। उनकी माताजी को भी लगा कि ये जो बेटा कह रहा है वो सही बात है, वो अपने कर्तव्य निभा रहा है। इस समय वो उनका बेटे का कर्तव्य नहीं निभा सकता, क्योंकि राष्ट्र ज़्यादा बड़ी चीज़ है और राष्ट्र हित को वरीयता दे रहा है उनका बेटा, इसलिए उनकी माताजी भी समझ गई और वापस अपने उस रिश्तेदार के घर लौट गई। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जब हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो अपने पारिवारिक हितों, अपने निजी हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित के लिए कुछ कर रहे हैं। हमें उन सबका सम्मान करना चाहिए, उनका परिवारों का हम जितना ध्यान रख सकें ऐसा भी हमें काम करना चाहिए।